हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का ये सेशन अगेन काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के क्वेश्चंस की। बीपीएससी 3.0 एग्जाम होने ही वाला है, बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, और इन कम दिनों में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। लगातार जुड़ जाइए, मौका बढ़िया है। क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं है। अगर हम बीपीएससी 1.0, 2.0 को एनालिसिस करें तो यहां पर आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, लेकिन हां, यहां पर आपको जो स्कोर करना होगा वो कंप्यूटर के पोर्शन में 80 में से 75 प्लस अगर आप करते हैं तो सेफर साइड अप रहेंगे। किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। क्या सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। ये तो आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्या उनके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं? जी हां। क्या उन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं? जी हां। तो यहां पर उन्हीं के बेसिस पर हमें तैयारी करनी होगी और एग्जाम में सिलेक्शन लेना होगा। तो चलिए बहुत ही जल्दी से यहां पर इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि बेस्ट 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसका है डे 2। डे 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखे, और डे 2 में अगेन बेस्ट 50 क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। 50 में से कितना स्कोर किया, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि सर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, स्कोर कितना आ रहा है, किन टॉपिक्स में लग रहा है कि स्कोर कम है, यह भी मुझे बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। तैयारी कैसे करें? बीपीएससी और एस्टेट के एग्जाम्स को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा कंप्यूटर का फुल कोर्स, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, मॉडरेट टू एडवांस सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पहले कॉन्सेप्ट समझाया गया है टॉपिक्स का, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए गए हैं इस पार्टिकुलर कोर्स में। ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिल रही हैं, जिसके बाद आपको किसी बुक या पीडीएफ या वीडियोस को देखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। किसी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहां पर दिख रहा है, जिसकी मदद से आप इस कोर्स में रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में प्रीवियस वाले लेक्चर में पूछा था। यह क्वेश्चन क्या था? द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज डिटरमाइंड एज। प्रिंटर की क्वालिटी की बात करें या रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर की बात करें, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। हम जानते हैं कि प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रेजोल्यूशन, उसकी गुणवत्ता को किस में नापते हैं? डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। और ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रह चुका है, तो ये तो पता होना चाहिए था। चलो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। हम लोग ने देखा प्रीवियस ईयर्स में 8085 माइक्रोप्रोसेसर से क्वेश्चन पूछे गए, जहां पर ये वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है वो किस जनरेशन को बिलोंग करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, इसका मतलब कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो इसका आंसर करिए। करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन, यानी ये जो इंटेल का 8085 माइक्रोप्रोसेसर है ये सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है ना। पहली बात तो ये याद रखनी है। अब ये है क्या? माइक्रोप्रोसेसर का मतलब क्या है? सीपीयू कह सकते हैं, है ना। सीपीयू कहें, प्रोसेसर कहें, या आजकल के जो लेटेस्ट है
उनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। लेकिन ये 8085 वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो म्यूपी है, ये सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। अच्छा सर, ये बताइए कि यहां से और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन डैश बिट सीपीयू इंट्रोड्यूस्ड इन 1976। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 1976 में आया, में शुरू किया गया एक डैश बिट सीपीयू है। कह रहा है ये कितने बिट का सीपीयू लगा हुआ है इसमें। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें जो सीपीयू है उसकी कैपेबिलिटी कितने बिट की है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 बिट। ये जो 8085 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8085। यानी इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो कैसे करते हैं? 8085 नहीं बल्कि 8085, और ये 8 बिट का सीपीयू कंटेन करता है। तो कभी भी सीपीयू अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? 8 बिट। ठीक, वेरी गुड, आगे आओ। तीसरा क्वेश्चन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज कॉमनली यूज्ड इन। अब इसका इस्तेमाल भी जानिए। अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकता है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सामान्यतः कहां किया जाता है? वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवेंस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। चाहे वॉशिंग मशीन्स हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या माइक्रोवेव ओवंस, मतलब जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, जितने भी घर में लगे हुए अप्लायंसेस हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है किसका? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। चाहे वो फिर वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, ओवंस हो, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैविंग डैश बिट डेटा बस एंड डैश बिट एड्रेस बस। कह रहा है 8085 का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें कितने बिट की डेटा बस लगी हुई है और कितने बिट की एड्रेस बस है। हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे सीपीयू में 3 तरीके की बसेस होती हैं। कौन कौन सी? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जानते हैं ना? इसमें से आपको यहां पर यह बताना है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा बस है, जो डेटा ट्रेवल करवाती है, एड्रेस बस जो एड्रेस कंटेन करती है, वो कितने कितने बिट की है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा बस के लिए 8 बिट और एड्रेस बस के लिए 16 बिट का प्रयोग होगा, यानी 8 बिट एंड 16 बिट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब अगर सीपीयू पूछा जाए कितने बिट का है तो आंसर होगा 8 बिट। डेटा बस पूछी जाए कितने बिट की है तो आंसर होगा 8 बिट, और अगर एड्रेस बस पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? 16 बिट। ये तीनों चीजें समझ में आई? वेरी गुड। अब जरा इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें समझ लीजिए। ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसको डेवलप किसने किया? इंटेल कंपनी ने। कब डेवलप किया गया? 1970s के एरा में, मतलब 1977 में, 1977 में। यहां पर जो सीपीयू है वो कितने बिट का है? 8 बिट का। जो डेटा बस है वो कितने बिट की है? 8 बिट की। जो एड्रेस बस है वो कितने बिट की है? 16 बिट की। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिंस होती हैं? तो आंसर है टोटल 40 पिंस आर देयर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? तो अभी हम लोग ने देखा जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, इन सब जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किस जनरेशन को बिलोंग करता है? तो आंसर है सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करता है। तो ये 8 पॉइंट्स याद रखिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रिगार्डिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़िए। 4 बार F will be the last memory location in a memory of size dash byte।
ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2.0 वाले में। क्या ये क्वेश्चन रिपीट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन 4F की जगह पर 3F भी आ सकते हैं, 2F भी पूछा जा सकता है और सिंगल F भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। आइए, क्या कह रहा है? ट्रिपल F नहीं, 4 बार F डैश बाइट्स आकार की मेमोरी में अंतिम मेमोरी लोकेशन क्या होगी? अच्छा, हम जानते हैं कि जब F की बात होती है कंप्यूटर में तो किसकी बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर F का मतलब हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका बेस कितना होगा? 16, रेंज कितनी होगी? 0 से लेकर 15, यही तो होता है। जहां पर हम जानते हैं कि 0 से लेकर, यानी अगर हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना शुरू करें हेक्साडेसिमल को, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 से लेकर 15 बनेगी। तभी तो हम बोलते हैं कि इसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है? 16 है। इसका मतलब यहां पर जो F है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर F का मतलब 16, F का मतलब क्या हो गया? 16। कितनी बार F दिया हुआ है? 4 बार। इसका मतलब 16 की पावर 4, जितनी बार F दिया होगा उतनी बार 16 की पावर कर दीजिएगा। अगर एक बार F दिया है तो 16 की पावर 1, अगर 2 बार F दिया है 16 की पावर 2, 3 बार F दिया है 16 की पावर 3 और 4 बार F दिया है तो 16 की पावर 4। अब 16 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? आइए समझते हैं। 16 की पावर 4 का मतलब 65,536, 65,536। क्या हम इसको 64K बोल सकते हैं? क्योंकि ये किसके करीब है? 64,000 के करीब है, तो हम इसको 64K बोल सकते हैं, है ना? दैट इज द आंसर। इसका मतलब F का मतलब हेक्साडेसिमल, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F, तो 16 की पावर क्या हो जाएगी? 4 बार F की वजह से 65,536 और इसका आंसर बन जाएगा 64K। मैंने कहा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं और ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है। F will be the last memory location in a memory of size dash byte। F डैश बाइट्स आकार की मेमोरी में अंतिम मेमोरी लोकेशन क्या होगी? अब एक बार F दिया है, एक बार F का मतलब सिर्फ 16। क्या 16 ऑप्शन में है? जी हां, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक बार F क्या होगा? 16। आइए, अब आपने कहा कि अगर सर 2 बार F होता, F will be the last memory location in a memory of size dash byte। F बाइट्स डैश आकार की मेमोरी में अंतिम मेमोरी लोकेशन होगी। अगर ये होता तो इसका मतलब क्या सर 16 की पावर 2 कर देते? 16 की पावर 2 का मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी क्या 256 आंसर होता? जी हां, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 256। 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 256 बाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट, 3 बार अगर F होता तो क्या 16 की पावर 3 होता? जी हां, 3 बार F का मतलब क्या है? 16 की पावर 3 और 16 की पावर 3 का मतलब क्या बनेगा? 4096 बाइट। और 4096 बाइट को क्या हम 4000 बाइट्स बोल सकते हैं? क्या 4K बाइट्स बोल सकते हैं? जी हां, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4K बाइट्स। इसका मतलब सिंगल F दिया हो, 2 बार F दिया हो, 3 बार F दिया हो या 4 बार F दिया हो, आप समझ जाएंगे कि F का मतलब 16 की पावर है और कैलकुलेट करके आंसर लगा देंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following register is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? रजिस्टर क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर किससे मिलके बना होता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है क्या? रजिस्टर। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। ये होल्ड क्या करता है? सिंगल बिट ऑफ डेटा, 0 या 1 को स्टोर करता है आपका रजिस्टर। या तो 1 को स्टोर करेगा या 0 को। तो एक 0 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक 1 को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप,
इसलिए कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है? रजिस्टर, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी भी है। रजिस्टर फास्टेस्ट है। इसके बाद अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो कैशे फास्टेस्ट होती है। कैशे अगर ऑप्शन में ना हो तो रैम फास्टेस्ट होती है ना। इस तरीके से हम फास्टेस्ट मेमोरी का जो सफर है वो तय करते हैं। अब यहां पर कह रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगले इंस्ट्रक्शन को जो स्टोर करके रखता है वो रजिस्टर कौन सा है? दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, यानी उसे पीसी के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? प्रोग्राम काउंटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस, जो एड्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन सा अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या होना है, उसके एड्रेस को मेंटेन करने का काम किसका है? प्रोग्राम काउंटर का। नेक्स्ट, टू फेच डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लाने के लिए निम्नलिखित में से किस रजिस्टर को उपयोग किया जाता है? कह रहा ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से डेटा को निकाल के लाता है? सीपीयू कैसे काम करता है? सीपीयू सबसे पहले डेटा रजिस्टर में ढूंढता है, रजिस्टर में नहीं मिलता तो फिर किस में ढूंढता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में भी डेटा नहीं मिलता तो फिर रैम में ढूंढता है, रैम में भी नहीं मिलता तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढता है। और इस ढूंढने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को फेच करना अगर हमें है तो इसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होगा? दैट पार्टिकुलर रजिस्टर इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन एक और भी है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जितना भी डेटा हम फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो एड्रेस की मदद से ही करते हैं। तो आंसर क्या होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट, द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, इनफिक्स के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? कह रहा है ये प्रीफिक्स दिया हुआ है, इसको पोस्ट फिक्स में बदलिए। उपसर्ग अभिव्यक्ति के समतुल्य उपसर्ग अभिव्यक्ति क्या होगी ये आपको बताना है, यानी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज। बताइए। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर होगा ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक। आया कैसे? आइए जरा इस चीज को समझते हैं। कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यानी ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो प्रीफिक्स में है और इसको कन्वर्ट किस में करना है? पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर हैं वो बाद में चले जाते हैं, इसका मतलब पोस्ट फिक्स। इनफिक्स का मतलब जो ऑपरेटर है वो बीच में आ जाते हैं, इनफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब कि ऑपरेटर्स पहले लग जाएं, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब इन ऑपरेटर्स को बाद में भेजना है, पोस्ट फिक्स है। तो सबसे पहला काम आपको ये हायरार्की पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी लेफ्ट टू राइट। फिर पावर को सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। फिर एस्ट्रिक और डिवाइड को सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। और फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। तो यहां पर सबसे पहले कितने ऑपरेटर्स हमें मिल रहे हैं ये देखो, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने ऑपरेटर मिल रहे हैं? 3 ऑपरेटर्स। लिख लो पहले, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ऐसे ही तो होगा इसके अकॉर्डिंग। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई को बाहर भेजना है, यानी बाद में भेजना है। तो क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख लेंगे, प्लस ए बी माइनस सी डी, और मल्टीप्लाई को बाद में भेज देंगे। हो गया ना पोस्ट फिक्स। अब क्या बचा, प्लस और माइनस। प्लस को बाद में भेजिए, ए बी प्लस, और सी डी को बाद में और माइनस को बाद में भेजिए, यानी माइनस सी डी। अब ए बी प्लस हो जाएगा, सी डी माइनस हो जाएगा, और एस्ट्रिक हमारा वहीं पर रहेगा, है ना, क्योंकि इसको हम छेड़ नहीं सकते। अब एस्ट्रिक के आगे कुछ नहीं लगा सकते,
क्योंकि इसकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो अब हम प्लस और माइनस को कैसे अरेंज करेंगे बाद में, ए बी प्लस और सी डी माइनस और ब्रैकेट बंद एस्ट्रिक, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ए बी प्लस सी डी माइनस मल्टीप्लाई, दैट इज द आंसर। ऐसे ही तो किया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड। आगे आइए, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.240। कह रहा है सबनेट मास्क 255.255.255.240 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। सबनेट मास्क में क्या होता है, हर एक ऑक्टेट में 255 का होना जरूरी है। क्या सभी ऑक्टेट में 255 है? जी नहीं, लास्ट वाले ऑक्टेट में 255 नहीं है। कितना कम है, 255 माइनस 240, 255 माइनस 240, यानी 15 कम है। तो क्या आंसर 15 होगा? जी नहीं, 15 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 14, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। माइनस 1 क्यों किया, ये कैसे आया, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, सबनेट मास्क के लिए हर एक ऑक्टेट में क्या होना चाहिए, 255। आखिरी वाले ऑक्टेट में 255 से कितना कम है, तो आपने कहा 255 में से 240 को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि 15 नंबर कम है। अब 15 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 14, और यही हो जाएगा आंसर। सर ये 1 को माइनस आपने क्यों किया, क्योंकि ये चेक करता है एरर को। एरर चेक करने के लिए हम हमेशा 1 को क्या करते हैं, पैरिटी बिट मान के -1 कर देते हैं और आंसर आ जाएगा दैट इज 40। समझ में आ गया? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आ गया तो। हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, होस्ट का मतलब सर्वर, कितने सर्वर यानी होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं यूजिंग अ सबनेट मास्क दिस। सबनेट मास्क इस आईपी एड्रेस का उपयोग करके कितने होस्ट को कॉन्फ़िगर यानी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, 6, 14, 32 या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आपने कहा सर पहले के तीनों ऑक्टेट में 255 है, क्या आखिरी ऑक्टेट में भी 255 यानी 255 है? जी नहीं, कितना कम है, तो आपने कहा 255 माइनस 252, कितना मिल गया, 3, और -1 एरर चेकिंग पैरिटी बिट के लिए -1 कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो याद रखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच यूजेस राउटर इज, क्या रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में जो राउटर का उपयोग करती है वो कौन सी टोपोलॉजी है। हम जानते हैं कि टोपोलॉजीज कितने प्रकार की होती हैं, बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड, ये टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, लॉजिकल या फिजिकल तरीके से कैसे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अरेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब राउटर का प्रयोग किस में करते हैं, उसी टोपोलॉजी में जो सबसे बेस्ट है, उसी टोपोलॉजी में जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। सबसे बेस्ट सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, और यहीं पर हम यूज करते हैं किसका, राउटर का। वाइड एरिया नेटवर्क के केस में हम मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं, और मैश टोपोलॉजी में कौन से डिवाइस का प्रयोग होता है, तो आंसर है राउटर। दोनों तरफ से याद रखिएगा कि मैश टोपोलॉजी में डिवाइस कौन सी, राउटर, राउटर किस टोपोलॉजी में यूज, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, है ना। तो दोनों तरफ से अगर याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछें तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन इज कॉल्ड, बताइए एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन। कंजेशन का मतलब, डेटा कोलिजन का मतलब जो डेटा को आपस में टकराव ना हो, नेटवर्किंग में डेटा का फ्लो प्रॉपर बना रहे, इसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, कैसे लगाएंगे आंसर। सबसे पहले यह सोचिए कि ओएसआई मॉडल में डेटा कंजेशन या डेटा कोलिजन को रोकने के लिए किस लेयर का प्रयोग किया जाता है,
तो आंसर है डेटा लिंक लेयर। यानी सेकंड लेयर का काम होता है एरर को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना कंजेशन को और डेटा कोलिजन को। इसका मतलब डेटा लिंक लेयर में कौन सी डिवाइस का यूज होगा, स्विच या ब्रिज। क्या यहां पर स्विच गिवन है, हां। क्या ब्रिज गिवन है, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, स्विच इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने ओएसआई मॉडल को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर आपके पास में होगा। नेक्स्ट, द टर्म एसओपी आर कॉल्ड। बूलियन अलजेब्रा में सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या बोला जाता है। हम जानते हैं बूलियन अलजेब्रा में एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को मैक्स टर्म बोलते हैं या मिन टर्म। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर है इस मिन टर्म। एसओपी का मतलब होता है मिन टर्म। तो कभी भी एसओपी फाइंड आउट करने की बात की जाए, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, मिन टर्म। तो पीओएस क्या होगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। द टर्म पीओएस आर कॉल्ड, कह रहा है बूलियन अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ सम को क्या कहा जाता है। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस के आर्किटेक्चर को कितने रूपों में देखा जा सकता है। हम जानते हैं डेटाबेस का आर्किटेक्चर को 3 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आंसर क्या होगा, 3 लेवल्स। कौन कौन से, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, जिसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल, ये हो गए कितने लेवल्स, 3 लेवल में डेटाबेस के आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, इट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस। बताइए, यह व्यक्तिगत पंक्ति विलोपन को लॉग किए बिना तालिका से सभी पंक्तियों को हटा देता है। रिमूव्स ऑल रोज, अगर सभी रोज को रिमूव करने की बात की जाएगी लेकिन विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस, तो इस केस में आंसर क्या होगा, ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज करके ही हम सभी रोज को टेबल से डिलीट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज ट्रंकेट। ड्रॉप का क्या होगा, ड्रॉप का मतलब स्वाहा, यानी पूरी टेबल को अगर हमें डिलीट करना है, स्ट्रक्चर को भी अगर हटाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप का। रोज और कॉलम्स दोनों को डिलीट करना है तो किसका यूज करेंगे, डिलीट ऑप्शन का। लेकिन सिर्फ रिमूव करना है रोज को फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस, तो आंसर क्या होगा, ट्रंकेट। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस इज, कह रहा है सबसे जो ओपन सोर्स वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा माई एसक्यूएल विच इज ट्रीटेड एज द ओपन सोर्स डीबीएमएस। करेक्ट आंसर क्या होगा, माई एसक्यूएल। नेक्स्ट, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम बदलाव कर पाए और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या MySQL में हम बदलाव कर सकते हैं, क्या इसके सोर्स कोड को देख सकते हैं, जी हां। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी हां। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बेसिक SQL DML कमांड। निम्नलिखित में से कौन से 3 बुनियादी SQL के DML कमांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। DML कमांड कौन कौन से होते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यही तो होते हैं हमारे DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या बनेगा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेकिन बेसिक कितने कमांड्स होते हैं DML में, 4, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये बेसिक कमांड्स कहलाते हैं DML के। नेक्स्ट, द कॉलम ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू, किसी तालिका के कॉलम किसके अनुरूप होते हैं। हम जानते हैं जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, DBMS की बात करते हैं, तो कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। क्या एट्रीब्यूट्स के अलावा इसको कुछ और भी बोलते हैं, जी हां, दैट इज कॉल्ड फील्ड। क्या एट्रीब्यूट गिवन है, नहीं। क्या फील्ड गिवन है, जी हां। तो करेक्ट आंसर इज फील्ड। नेक्स्ट,
इन ईआर डायग्राम अ एलिप्स रिप्रेजेंट, ईआर का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम जानते हैं ईआर डायग्राम की मदद से हम डेटाबेस को बहुत आसानी से ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, है ना। इसी के लिए तो हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं, ताकि हम डेटाबेस और उसमें होने वाली जो रिलेशंस हैं उनको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। एलिप्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का नाम एक एट्रीब्यूट, आईडी दूसरा एट्रीब्यूट, कॉन्टेक्ट नंबर तीसरा एट्रीब्यूट, एड्रेस चौथा एट्रीब्यूट, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब उसके क्या हैं? एट्रीब्यूट्स ही तो है। तो इन ईआर डायग्राम एलिप्स रिप्रेजेंट व्हाट? एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस है? हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में ना हो दैट इज कॉल्ड नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल के केस में नाम क्या होगा? माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, मारियाडीबी, ओरेकल या मोर देन वन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज मोंगोडीबी। जब भी हम बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की तो इसमें कितने नाम आते हैं? बस नो एसक्यूएल के नाम को याद कर लीजिए, इसके अलावा जो भी नाम होगा वो किसका होगा? एसक्यूएल का। यानी माई एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल डेटाबेस है। मारियाडीबी क्या है? एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड है। ओरेकल क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन मोंगोडीबी, अपाचे काउच डीबी, काउच बेस, कैसेंड्रा, रिएक्ट, एचबेस, रेडिस और न्यू4j ये किस कैटेगरी में आते हैं? नो एसक्यूएल डेटाबेस की कैटेगरी में। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसे कौन से डेटाबेस हैं जिन्हें हम नो एसक्यूएल की कैटेगरी में रखते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मोंगो, अपाचे, काउच, कैसेंड्रा, रिएक्ट, एचबेस, रेडिस और न्यू4j। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ स्टैक? डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता हुआ, बताइए एक स्टैक को लागू करने के लिए कितनी कतारों की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ स्टैक? अगर हमें स्टैक को लागू करना है तो स्टैक में कितने ऑपरेशन होते हैं? पुश और पॉप, यही तो होता है ना। अगर हमें इंसर्ट करना है तो पुश करेंगे और अगर हमें निकालना है तो पॉप करेंगे। यस, इसका मतलब एक क्यू का इस्तेमाल करेंगे पुश करने के लिए और दूसरी क्यू का प्रयोग करेंगे पॉप करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? 2 क्यूज। कितनी क्यू की रिक्वायरमेंट होगी स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए? आंसर है 2 क्यूज। एक कतार को पुश ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक है और जबकि दूसरी कतार का उपयोग पॉप ऑपरेशन करने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड? 2 क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ स्टैक। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन। कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? अगर हम क्यू में से क्या कर रहे हैं? कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू पूरी खाली है और उसमें से हम कुछ डिलीट कर रहे हैं। पूरी खाली का मतलब अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना होगा। तो कभी भी डिलीशन की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? अंडरफ्लो। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा ये पूछा जा रहा होता, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर एडिशन फ्रॉम द क्यू या बिफोर इंसर्शन फ्रॉम द क्यू, क्यू में इंसर्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे? ऐसा तो नहीं कि क्यू फुल हो गई है, ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे। तो डिलीशन के केस में अंडरफ्लो और इंसर्शन के केस में ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। कतार के कितने विभिन्न प्रकार होते हैं? अब डेटा स्ट्रक्चर में जो क्यू होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5 या मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या होगा आंसर? हम जानते हैं क्यू 4 प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यूज आर देयर? 4 टाइप्स। कौन कौन से? सिंपल क्यू, जिसे लीनियर क्यू भी बोलते हैं, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू,
और डी क्यू, जिसे डबल एंडेड क्यू के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूज कितनी हो गई? दैट इज 4। बिल्कुल सही किया था आपने इस पर विचार, है ना? द आंसर इज 4। नेक्स्ट, व्हेन वन एलिमेंट इज एडेड टू क्यू द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज। बताइए, जब कतार में एक तत्व जोड़ा जाता है तो आगे और पीछे का मान क्या होगा? जब भी हम क्यू में कोई भी एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो इसका मतलब जो इसका इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। होगा या नहीं होगा? तो व्हेन वन एलिमेंट इज एडेड टू क्यू द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। द करेक्ट आंसर इज 0। देख लीजिए आप, हमने कतार में यानी क्यू में एक एलिमेंट ऐड किया 7 नंबर का, तो यहां पर क्या हुआ? फ्रंट बराबर भी 0 है और रियर बराबर भी 0 होगा। तो व्हेन वन एलिमेंट इज एडेड टू अ क्यू, जब भी कोई एक एलिमेंट क्यू में होगा, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज, फ्रंट और रियर का मान कितना होगा? 0। फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर देन क्यू। कह रहे किसी कतार में यदि सामने वाले सूचक का मान पीछे वाले सूचक के बराबर होगा तो हम इससे क्या समझें? सोचो, अगर कह रहा है फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब, आइए जरा पीछे देखते हैं। इस केस में क्या फ्रंट और रियर बराबर है? जी हां, फ्रंट भी 0 है और रियर भी 0 है। इसका मतलब यहां पर एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट होगा तो फ्रंट और रियर बराबर होगा। लेकिन हमने प्रीवियस वाले सेशन में आपको एक बात और बताई थी, फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1। ये कब होगा? जब क्यू आपकी बिल्कुल खाली होगी। जब क्यू एम्प्टी होगी तो फ्रंट -1 होगा और रियर भी -1 होगा। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि फ्रंट बराबर रियर के केस में एक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। क्या ये बात समझ में आई? क्यू खाली कब होगी? जब फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1 के होगा। और क्यू में एक एलिमेंट कब होगा? जब फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 0 है। यानी दोनों के केस में फ्रंट और रियर बराबर है। यही तो पूछ रहा है। इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू अ रियर पॉइंटर देन इट मींस कि एक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो इट मींस मे हैव वन एलिमेंट। इस केस में क्यू के पास एक एलिमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये पॉसिबिलिटी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? मे हैव वन एलिमेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं, या तो लगा देते हैं इज एम्प्टी, ये समझकर क्योंकि फ्रंट और रियर का मान -1 है, या लगा देते हैं हैज वन एलिमेंट, ये समझकर कि फ्रंट और रियर का मान 0 है तो वन एलिमेंट होगा, बराबर है। लेकिन इस केस में दोनों सिचुएशन को समझना होगा और आंसर लगाना होगा मे हैव वन एलिमेंट, एक एलिमेंट हो सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस, कह रहे क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति को क्या कहते हैं? फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1। अभी हमने समझा कि फ्रंट और रियर अगर -1 के बराबर है तो इसका मतलब हमारी क्यू पूरी तरीके से खाली है, यानी एम्प्टी है। अगर 1 होता, अगर 0 होता तो इसका मतलब कि क्यू में एक एलिमेंट है। फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 0 का मतलब कि क्यू में एक एलिमेंट मौजूद है। लेकिन फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1 का मतलब कि क्यू पूरी तरीके से क्या है? खाली है। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, क्यू कतार क्या है? बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या मोर देन वन ऑफ द अबव। हम जानते हैं क्यू हमेशा लाइन पर काम करता है, क्यू का मतलब लाइन। तो ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज द राइट वन। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। कह रहा है यहां पर ये इनफिक्स नोटेशन है जहां पर ऑपरेटर बीच में है। इनका मतलब बीच में,
इसको कन्वर्ट किस में करना है, पोस्टफिक्स में। काफी आसान है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर माइनस वाले को सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, किस में कन्वर्ट करना है, इसको पोस्टफिक्स में, तो यानी ऑपरेटर को बाद में ले जाएंगे, ए बी प्लस कर देंगे, ए बी प्लस फिक्स हो गया। अब माइनस सी गिवन है तो माइनस को कहां ले जाएंगे, बाद में, यानी सी माइनस, तो ए बी प्लस सी माइनस, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये बन जाएगा सही जवाब। आइए इसको फिर से देख लीजिए, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में और इसको कन्वर्ट किस में करना है, पोस्टफिक्स में। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ए बी प्लस, ऑपरेटर को बाद में ले गए, पोस्ट में ले गए और बाकी ऐसे लिख दिया। अब किसको छेड़ना है, माइनस को, इस माइनस को उठा के बाहर ले जाएंगे, यानी ए बी प्लस सी माइनस, दैट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। वेरी गुड। What will be the default value of array element if the array is of type float? यदि सरणी फ्लोट प्रकार की है तो सरणी तत्वों का डिफॉल्ट मान क्या होगा। हम जानते हैं फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट या डबल का मतलब होता है किसमें, पॉइंट में लिखना, डेसिमल में मेंशन करना। तो इसका मतलब आंसर क्या, जीरो होगा, नहीं, नल होगा, नहीं, 0.0 होगा, यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, what will be the value of array 2 be in the following code segment? Int array 10, 20, 30, 40, 50. बताइए, array 2 का मतलब क्या है, array 0 का मतलब 10, array 1 का मतलब 20 और array 2 का मतलब 30। इंडेक्स बता रहे हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 प्लेस पर 10 है, 1 प्लेस पर 20 और 2 प्लेस पर 30, तो करेक्ट आंसर बनेगा 3030। फोर्थ प्लेस पर पूछता तो 0, 1, 2, 3, 4, 50 हो जाता। थर्ड प्लेस पर पूछता तो 40 हो जाता, है ना, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए। हम जानते हैं मेल को सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को रिट्रीव यानी एक्सेस करने के लिए POP3 या IMAP का प्रयोग करते हैं। क्या यहां पर POP3 गिवन है, जी हां, रिट्रीव के लिए। क्या IMAP भी गिवन है, जी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। माइम प्रोटोकॉल का यूज किस लिए करते हैं, अटैचमेंट के लिए। अगर हमें कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल काम करेगी, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड माइम। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट। मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। मैक एड्रेस के बारे में काफी बातें आप लोग जानते हैं, जैसे मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। नंबर 1, मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा जाता है, NIC कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं, ईथरनेट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। क्या मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, जी नहीं, लेकिन अगर NIC कार्ड को चेंज कर दें तो मैक एड्रेस को भी चेंज किया जा सकता है। मैक एड्रेस की बात करें तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन हेक्साडेसिमल, 12 डिजिट्स, जिसमें पहले की 6 डिजिट OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी की 6 डिजिट NIC कंट्रोलर यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में बताती है। क्या ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा, ये मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, ये भी बता दीजिए फटाफट। इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल मैक एड्रेस वर्क्स, द आंसर इज डेटा लिंक लेयर, विच इज द सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो दूसरी लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा मैक एड्रेस। नेक्स्ट, विच SQL कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। परिणाम सेट को सॉर्ट करने के लिए किस SQL कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग द डेटाबेस। मुझे बताइए कि यहां पर अगर आपको सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर तो किसका यूज करेंगे? ऑर्डर बाई का। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑर्डर बाई। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक? अगर हमें स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो क्या बोलेंगे? पुश करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। और अगर निकालना है कोई भी एलिमेंट तो क्या बोलेंगे? पॉप, है ना, दैट इज कॉल्ड पॉप फॉर द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट। और ये जो पुश और पॉप है ये कहां से होगा? फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से। यही तो स्टैक की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्यू यूज? क्यू निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करता है? लिफो, फिफो, लीनियर ट्री, ऑर्डर्ड एरे या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं क्यू का मतलब एक लाइन, और लाइन का मतलब जो पहले आएगा पहले पाएगा, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब दैट इज कॉल्ड स्टैक, जो सबसे ऊपर डाला जाएगा उसको पहले निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड लिफो मींस स्टैक, और फिफो का मतलब क्यू। नेक्स्ट, है ना, यहां पर आप देख भी सकते हैं, हमने लिख भी दिया है, मेंशन कर दिया है यहां पर बहुत क्लियरली कि स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब बुक्स को अरेंज करते हैं, है ना, या एक बकेट में पानी को भरा जाता है तो ये किस ऑर्डर में होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन क्यू हमेशा कैसी होगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नेचर की। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज? सूची में प्रत्येक तत्व को संसाधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग, ट्रावर्सल या नन ऑफ दीज? हर एक एलिमेंट को टच करना ये क्या कहलाता है? ट्रैवर्सल कहलाता है या ट्री ट्रैवर्सिंग कहलाता है। और ट्री ट्रैवर्सल से क्वेश्चन आता ही है ना, ट्री ट्रैवर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और ये हम आपको आगे सेशंस में कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इस पर बेस्ड, ट्री ट्रैवर्सल पर बेस्ड। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम? टाइम क्वांटम में कौन सी एल्गोरिथम परिभाषित है? आप जानते हैं जब भी टाइम की बात की जाएगी तो इस केस में राउंड रॉबिन की बात की जाएगी। क्या राउंड रॉबिन गिवन है? जी हां, यानी सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसे बेस्ट माना गया है, जिसे ऑप्टिमल माना गया है? FCFS, SGF, RR, more than one of the above या none of the mentioned? The correct answer is shortest job first, which is treated as the optimal scheduling algorithm. तो सबसे बेस्ट कौन सी है? SGF, shortest job first. Next, Google has introduced dash an AI powered chatbot to compete with OpenAI and Microsoft in the chatbot market. Very important question. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? बिंग AI, चैट GPT, बार्ड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो बिंग किसका होगा? माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन गूगल का क्या होगा? बार्ड। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको जेमिनी के नाम से भी जाना जाता है, पहले बार्ड कहा जाता था, अब इसको जेमिनी बोलते हैं, है ना। दैट इज द गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड द चैटबॉट इज कॉल्ड जेमिनी या बार्ड। तो याद रखने वाली बात क्या है? गूगल का बार्ड या जेमिनी हो गया, ओपन AI कंपनी का चैट GPT जो कि बहुत फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग AI। ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, द PDU फॉर TCP इज कॉल्ड डैश। TCP के लिए जो PDU है उसे क्या कहा जाता है? PDU का मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हम जानते हैं OSI मॉडल में जितनी भी लेयर्स हैं वहां पर डेटा यूनिट अलग अलग है ना। जैसे फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्म में, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में। वैसे ही कह रहा है कि TCP का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की जो PDU है, जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, वो क्या है? सेगमेंट।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेगमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज पीडीयू स्टैंड्स फॉर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में पीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। नंबर 1, फिजिकल लेयर में जो पीडीयू है वो क्या है? बिट्स। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर यानी टीसीपी और यूडीपी के केस में क्या होगा? सेगमेंट। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन के केस में आंसर क्या होगा? डेटा डेटा डेटा। ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से लोड होता है और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होता है? ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, ब्राउजर की पावर को इंक्रीज करने के लिए, ब्राउजर की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लगइन्स का। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज प्लगइन्स। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, द बेसिक लॉजिक गेट whose output is the complement of the input is called। कह रहा है बेसिक लॉजिक गेट जिसका आउटपुट इनपुट का पूरक है, इसे क्या बोलेंगे? बहुत आसान है। हमने यहां पर एक शब्द देखा लिखा हुआ है क्या? बेसिक लॉजिक। और बेसिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? एंड और नॉट। तो आंसर इसी में से होगा। लेकिन फिर कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर इनपुट 0 है तो आंसर 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आंसर यानी आउटपुट क्या होगा? 0, है ना? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उसका पूरक होगा। और ये किस केस को बताता है? नॉट गेट को। नॉट गेट को क्या इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं? जी हां। तो करेक्ट आंसर इज इन्वर्टर गेट या नॉट गेट। क्लियर है? नेक्स्ट, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहां से? ऊप्स टॉपिक से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। कह रहा है डेटा और उससे संबंधित जो कार्य क्षमता को एक इकाई में लपेटना क्या कहलाता है? हम जानते हैं जब भी बात रैपिंग ऑफ डेटा की होगी, जब भी कंबाइन करने की बात होगी डेटा और उसके फंक्शन के रिगार्डिंग, तो आंसर क्या बनेगा? इनकैप्सुलेशन। क्योंकि कैप्सूल में क्या होता है? उसका मेथड और उसके वेरिएबल्स, यानी कैप्सूल में इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं, जो मेडिसिन डलती हैं, है ना, और उनके रिगार्डिंग जो उनके फॉर्मूले बनते हैं वही तो होता है। तो यानी इनकैप्सुलेशन का मतलब द बाइंडिंग ऑफ व्हाट? द मेथड्स एंड इट्स वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट, वेयर इज द मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट इन C++? C++ में ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी है वो कहां आवंटित की जाती है? हम जानते हैं C++ के केस में जितनी भी मेमोरी एलोकेशन है वो कहां होता है? टेम्परेरी बेसिस पर। टेम्परेरी मेमोरी मतलब दैट इज कॉल्ड वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया का मतलब रैम, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा C++ के केस में कभी भी मेमोरी एलोकेशन पूछें और पूछें ये मेमोरी एलोकेशन कहां पर होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो आंसर हमेशा क्या होगा? रैम। नेक्स्ट, डू वाइल लूप इज कॉल्ड डैश लूप। कह रहा है ये जो डू वाइल लूप है ये किस प्रकार का लूप है? एंट्री लूप, एंट्री कंट्रोल करने वाला, पर टेस्टेड, एग्जिट को कंट्रोल करने वाला, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं डू वाइल लूप का काम क्या होता है? एग्जिट को कंट्रोल करना, यानी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। डू वाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। नेक्स्ट, which of the following is the correct syntax to read the single character to console in the C++ language? C++ भाषा में कंसोल के लिए एकल वर्ण को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स है? अगर हमें कैरेक्टर को रीड करना होगा C++ में तो हम किसका यूज करेंगे? गेच का, यानी GETCH। इसी का प्रयोग करके
हम स्क्रीन को रोक सकते हैं और उस पर आउटपुट को शो करवा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गेट करेक्टर। इसी के साथ बेस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा रहा आपका कॉन्फिडेंस इन 50 क्वेश्चंस को करने के बाद? कुछ इंक्रीज हुआ तो बताइएगा मुझे कि सर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, और ये अगर सिलसिला चलता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस निरंतर बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। While booting operating system is loaded into, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है। हम जानते हैं बूटिंग का मतलब सिस्टम के ऑन करने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, लेकिन बूटिंग करने के दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो किस मेमोरी में लोड होती हैं? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में, या बोथ रैम एंड रोम? क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को बहुत ही बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, ये सारे लेवल्स को कंप्लीट करें, वो भी टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ में, तो आप जुड़ सकते हैं इस बीपीएससी और एस्टेट के 2024 के कोर्स के साथ, जहां आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पहले थ्योरी, फिर उनके एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज को कवर किया गया है, पूरी थ्योरी को कवर किया गया है बढ़िया तरीके से। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या इसके बाद आपको कोई दूसरी बुक या वीडियोस या पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्लियर है? यहां पर जो लेवल है वो गेट लेवल को भी टच किया गया है, क्योंकि बीपीएससी 1.0 में और 2.0 में कुछ क्वेश्चंस वो भी देखे गए हैं जो गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी यहां पर टच किया गया है, ताकि अगर पेपर का लेवल बहुत टफ भी हो तो भी आप इसको आसानी से कर पाएं। क्लियर है? तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।